लगा दो, संस्थान के ऊपर कई तरह के आरोप लगा दो। संस्थान वही है, बाबा रामदेव वही है, 20 साल से मैं वही कर रहा हूं, कोई नया नहीं किया। लेकिन ये रातों रात घटनाक्रम इसीलिए बदलता है कि हमने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, उसको मिटाना नहीं चाहते, बाबा को मिटा दो। तो ये इस षड्यंत्र को हमने कामयाब नहीं होने दिया, इसलिए आप ये प्रश्न भी पूछ पा रहे, नहीं तो आज मना होता तो दीपक जी प्रश्न ही नहीं पूछ पाते। स्वामी जी, दूसरी जो बात दिग्विजय सिंह ने कही थी, मैं उनको कोट कर रहा हूं, माफ कीजिए, उनका जिक्र बार बार आएगा क्योंकि उन्होंने देश में माहौल ही ऐसा बनाने की कोशिश की है, खूब दुष्प्रचार किया, खासकर आपको लेके। उनका ये कहना था भागे तो भागे, कायरता करी तो करी, महिलाओं के कपड़े पहन लिए। पहली बात तो ये है, सारे कपड़े उतार दिए गए वहां से। जिस तरह से पूरा वातावरण उन्होंने सृजित किया, उस पूरे के घटनाक्रम में न ऊपर का कपड़ा न नीचे का कपड़ा। आखिर उस समय मुझे वहां पर सुरक्षित रहना है और इस पूरे वातावरण में सुरक्षित रहना, तो कोई तो कपड़े मिलेंगे, जो कपड़े आए वो ले लिए, जो भी कपड़े। उस समय तो ढूंढने का मौका था। मैं अगर गलत नहीं हूं, एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, मैं अगर गलत नहीं हुई तो आपने स्टार न्यूज पर ही कहा था कि आप मर जाएंगे लेकिन सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे। देखिए, ये कोई सिले हुए वस्त्र पहने नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आपने एक बहन का सलवार सूट पहना। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं, जो वस्त्र मिले मैंने पहन लिए, और मैंने यदि उन वस्त्रों को मैं उतारना चाहता तो बाद में मैं उतार भी सकता था। लेकिन मैंने कहा यदि इन वस्त्रों में मैं बचा तो मैं इन मां बहन बेटियों के वस्त्रों के कारण से मैं वहां बचा रहा, उनको पता नहीं लगा उस समय। एक बात। दूसरी बात, क्या मां बहन बेटियों से इतनी घृणा करते हैं वो तथाकथित राजनीतिक लोग, मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता, यदि उनको इतनी घृणा है मां बहन बेटियों की वेशभूषा से, तो क्या मां बहन बेटियों को मिटा ही देना चाहते हैं हिंदुस्तान से? यदि मां बहन बेटियों के वस्त्र पहनना इतना ही गुनाह है तो उनकी मां बहन बेटियां भी गुनहगार होंगी, उनकी भी तो कोई मां बहन बेटियां होंगी। और यदि ये गुनाह था तो ये तो अर्जुन ने भी किया, जो महायोद्धा था। ये तो हमारे सभी क्रांतिकारियों ने वेश बदले देश को बचाने के लिए, और भगवान शिव से लेकर के हमारे पूर्वजों ने वेश बदले देश, धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए। मैं कहता हूं मुद्दा यह है ही नहीं, वेश बदलना मुद्दा नहीं है, देश बचाना मुद्दा है। और देश को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, काला धन को वापस लाने के लिए, इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज मैं यदि जिंदा हूं और आगे जिंदा रहूंगा तब तक, जब तक इसको न मिटाऊं और लड़ूंगा। तो इसमें यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यही है कि काला धन से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाओ और वस्त्रों को मुद्दा बनाओ। जो है आचार्य बालकृष्ण जी के पासपोर्ट को, अरे वो कानून के अनुसार बना हुआ है, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, वो संविधान के अनुसार बना हुआ है। वो हम जो कुछ कर रहे हैं कुछ भी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक नहीं कर रहे हैं। तो आखिर सब बातों को का सार यह है कि बाबा का चरित्र हनन करो, आचार्य बालकृष्ण का चरित्र हनन करो, योगपीठ का चरित्र हनन करो, हमारे कार्यकर्ताओं का चरित्र हनन करो। माने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको पूरे देश में बदनाम करके रख दो। फिर वही शब्द जो चिपक गए हैं आपकी छवि पर, आप कायर हैं, आप भगोड़े हैं। देखिए, मैंने सब बातों के वस्त्र पहने, मैंने सब बातों का उत्तर दे दिया, और उसके बाद भी यदि किसी को मुझ पर आरोप लगाने हैं और उनको सच को झुठलाना है और झूठ प्रचार करना है, वो लाख करे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम अपना मुद्दों के आधार पर काम करेंगे, हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर काम करेंगे। सारे सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक संगठनों को उसके साथ जोड़ेंगे, तमाम देशवासियों को उनके साथ जोड़ेंगे। स्टूडियो में मेरे साथी हैं, वो साथी जो रामलीला मैदान में थे, जो क्लैरिजस होटल में थे, जो उन तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर थे जहां पर सरकार आपसे बातचीत कर रही थी, एयरपोर्ट तक पे मौजूद थे, जब 4 मंत्री सरकार के आपसे मिलने आए थे। मेरे साथी नीरज राजपूत अगर वहां पर मौजूद है तो स्वामी रामदेव से सवाल पूछिए। नीरज रामदेव जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आपने कहा कि आपको अनशन करना है, सत्याग्रह करना है रामलीला मैदान में, तो आपने जो परमिशन मांगी थी वो रामलीला मैदान में योग शिविर की क्यों मांगी थी? क्या आपको लगता था कि अगर आप पहले से ही ये बात बोल देंगे कि अनशन की परमिशन मांगेंगे या सत्याग्रह करने की, तो जो पुलिस प्रशासन है वो आपको अनुमति नहीं देगी? तो आपने क्यों छिपाई ये बात कि आप वहां पर अनशन या सत्याग्रह करना चाहते हैं? देखिए नीरज जी, पहली बात तो यह है कि हमने अनशन की कोई परमिशन छिपाई नहीं थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और हम कोर्ट में भी इस बात का पूरा जवाब देंगे। हमने अनशन की भी परमिशन मांगी और अनशन की परमिशन हमें मिली भी थी। हम जो है रामलीला मैदान पर, सुनो तो, हम रामलीला मैदान से जंतर मंतर पर जा रहे थे अनशन करने के लिए, हमें रोका गया और उसके पूरे प्रूफ हैं, हम कोर्ट में उसका जवाब देंगे और वो पूरी एविडेंस के साथ। तो हमने जंतर मंतर को अनशन के लिए चुना, गवर्नमेंट ने हमको रोका, और एक बार नहीं शीर्ष अधिकारियों ने रोका,
और वो पूरी फाइल मेरे पास में अभी भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन क्योंकि कोर्ट में देंगे तब आप अच्छी तरह से उसको देख पाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। दूसरा प्रश्न कहते हैं कि आपने रामलीला मैदान को योग के लिए मांगा। हमने, आपने खुद देखा दीपक जी, आप खुद वहां पर थे, आप हमारे भाई नीरज जी और तमाम जो है रविकांत था, सभी लोग वहां पर, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह क्या मैंने, आशीष था, सुबह 4:45 बजे से भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी सब नहीं करवाया पूरा का पूरा योग करवाया। लेकिन सुनो, 2 घंटे वो करवाया, 8 घंटे भाषण दिलवाया कि काला धन वापस लाओ। ये अब ये बताओ एक बात, योग था या राजनीतिक? दूसरी बात पूरी दुनिया ने देखा। वो ही बात हमने कहा सुबह सुबह तो योग करेंगे, दिन भर कपाल भाती थोड़ी करेंगे। आप दीपक जी, आप कैसी बात कर रहे हो कि सुबह सुबह तो योग किया था। योग के समय हमने 7:30 बजे तक करीब योग किया, उसके बाद हमने भाषण शुरू किए। भाषण, लेकिन भाषण की अनुमति आपको नहीं थी वहां? क्यों नहीं थी? हमने अष्टांग योग की अनुमति ली। अष्टांग योग के अंदर अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी है, तो हमने, लेकिन वचन नहीं है। अरे भाई, आक्रमण नहीं है। तो आक्रमण हमने किसके ऊपर किया? देखो अब दीपक जी, अब मैं जो कह रहा हूं उसको प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं। हमने अष्टांग योग की बात की। अष्टांग योग में अहिंसा है, सत्य है, ईमानदारी है, चोरी ना करना है। तो हमने चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करके, झूठ के खिलाफ आवाज बुलंद करके आखिर गलत क्या किया? मैं अपनी सारी बातों को, देखो मैं कोर्ट में भी प्रमाणित कर रहा हूं और यहां भी प्रमाणित कर रहा हूं। हमने जो बात की वो अष्टांग योग के अंतर्गत आती है। और हमने, यदि हमने, ये सरकार कहती है हम अस्थिरता फैला रहे थे, हम जो है वहां पर अराजकता फैला रहे थे, हम देश के अंदर जो है अशांति पैदा करना चाहते थे। हमारा कोई भी भाषण अराजकता, अशांति पैदा करने वाला नहीं था, वो अस्थिरता पैदा करने वाला नहीं था, वो देशभक्ति पैदा करने वाला था या नहीं था? आप भी बताइए। मेरा आप पर आरोप है, और वो कहते हैं कि थोड़ा कटु वचन है, थोड़ा कटु। वो कहते हैं 5,000 से ज्यादा लोग की आपने अनुमति नहीं दी थी। मैं 5,000 से ज्यादा, जब 5,000 एक आदमी आया वहां पर, तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? दूसरा प्रश्न, नहीं, ये सवाल मैंने पुलिस से भी किया था कि अगर लोगों की भीड़ ज्यादा हो रही थी तो आपने क्यों नहीं रोकी? उन्होंने कहा कि हमको जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली उसके बाद हमने रात में रोकने की कोशिश की। नहीं, ये थोड़ा तर्क मेरे गले से नहीं उतरा पुलिस। और रात को तो लोग आए नहीं, रात को तो हमने भेजे थे। और दूसरी बात, सारे केंद्रीय मंत्रियों को मैंने इस बात को कहा कि वहां लोग आएंगे और वो 50,000 भी आ सकते हैं, वो 1 लाख भी आ सकते हैं। अनुमान हमने शुरू में तो 5,000 का ही किया था। चलिए, मैंने आपकी बात मानी। और उसके बाद मैं बताता हूं सरकार ने आपको 3 दिन का वक्त क्यों दिया। 1 तारीख से आप वहां पहुंच गए, 2 तारीख को आप रहे, 3 तारीख को आप रहे, 4 तारीख को अनशन होना था। 3 तारीख की शाम को आपकी क्लैरिजेस होटल में कपिल सिब्बल साहब और सुबोधकांत साहब से बात हुई। प्रणब मुखर्जी जी उनके साथ टेलीफोन से संपर्क में बने हुए थे। एक और नेता हैं जो उस बातचीत में शामिल थे, उनका नाम नहीं लूंगा, उनका नाम का खुलासा नहीं करूंगा। उस बातचीत में, ये मेरा आरोप है, अनशन फिक्स करने की दोनों तरफ से कोशिश की गई थी। देखिए, इसका तर्क मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी कपिल सिब्बल साहब को एक पत्र देकर आए और मैंने ये सवाल उस वक्त भी उठाया था। स्वामी जी, पूरी श्रद्धा, पूरी आदर, पूरे सम्मान के साथ फिर से वो सवाल दोहरा रहा हूं। दीपक जी, मैं पत्र में है कि सरकार हमारी बातें मान लेगी, हम अनशन खत्म। अध्यादेश की बात नहीं थी, सुनिए मेरी बात सुनिए। सरकार हमारी सब, उसमें अब एक 10 लाइन के पत्र के अंदर जो हमने 3 पत्र लिखे हुए थे, उन सब पत्रों का ये लिखा हुआ था वो हमारी बातें मान लेंगे, हम अनशन समाप्त कर देंगे। हमारी सारी बातें यही है। अब सारे पत्र है ना, 3 पत्रों का संदर्भ है उसमें। उन 3 पत्रों के अंदर अध्यादेश की बात है, उन 3 पत्रों के अंदर जो है मॉरिशस रूट की पुनर्जांच की बात है, उन 3 पत्रों के अंदर फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बात है, उन 3 पत्रों के अंदर ही व्यवस्था परिवर्तन की बात है, भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी की समानांतर शिक्षा की बात है, उन 3 पत्रों के अंदर राष्ट्रीय किसान आय आयोग की बात है, उन 3 पत्रों में अध्यादेश की और उन 3 लोकपाल की भी बात है। अध्यादेश की बात नहीं है, अध्यादेश की बात 100% है। अच्छा ठीक है, सुनिए, एक बात इससे आगे, दीपक जी, एक बात इससे आगे की ओर कहना चाहता हूं। चलो पत्रों में नहीं है, मैं कहता हूं सारी बातें, आप पत्रों की बात छोड़िए, उस पत्र की भी बात छोड़िए जो कपिल सिब्बल साहब, एक लास्ट मैं आपको बात कह रहा हूं, लास्ट फोन को मेरा कपिल साहब के साथ फोन पर बात हुई, उस बात को सार्वजनिक कर दिया। तो आप बोलिए ना, क्या था उस बात? हाँ, वही देश को बताइए। हाँ, वही मैं बता, मैं तो आपको वक्त दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, देश को बताइए कि कपिल सिब्बल साहब ने आपसे क्या कहा था, क्या वादा खिलाफी की? आप बोलने से हिचक क्यों रहे? वो बोल रहा हूं मैं कि लास्ट जो मेरी बात हुई, मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरे फोन तो सर्विलेंस पे है और वो रिकॉर्ड है, तो कपिल सिब्बल साहब से मेरी जो लास्ट मुलाकात हुई, मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि इस बात को सार्वजनिक कर दिया जाए। नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस कंफ्यूजन को दूर करने मैं बोल रहा हूं, आप सार्वजनिक, मैं बोल रहा हूं। और यदि मैं झूठा हूं तो मुझे दुनिया में जो बड़ी से बड़ी सजा हो वो दी जाए। कपिल सिब्बल साहब, मैंने उनसे पूछा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे? उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। मैंने कहा फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे? बोला हाँ करेंगे। मैंने कहा उसको राष्ट्रद्रोह का अपराध की मानेंगे? बोले हम मानेंगे।
भाषा वाली बात समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से पूरी करेंगे, वो सारी चीजें, सारी बातें मान ली हैं उन्होंने। तो वो फोन कॉल यदि सार्वजनिक हो जाती है तो सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा और लोगों को पता लग जाएगा कि सारी बातें करने के बाद इतना बड़ा धोखा। चलिए मानिए फोन पर आपको उन्होंने ये आश्वासन दिया, तो हमने, लेकिन मेरा सवाल ये, आप वही क्लैरिजेस में आप क्यों लिख कर आ गए कि मैं अनशन खत्म कर दूंगा? अनशन करने से पहले आपने ये क्यों लिख कर दिया कि अनशन खत्म कर? यदि 3 दिन के भीतर जो हमने बातें कही आप उनको हमें जो है लिखित में दे देंगे, लिखित में दे देंगे तो हम और समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से उसको कर देंगे, तो हम जो है आपको अनशन खत्म कर दें। अनशन के लिए तो हम अनशन करने आए नहीं, हम तो अपनी मांगों के लिए अनशन करने आए, जो हमारे मुद्दे थे उनके लिए अनशन करने आए। उन्होंने कहा हम आपके मुद्दे मान लेंगे, हमने कहा तो हम अनशन खत्म कर देंगे। वो कह रहे थे कि अब ये मुद्दे भी मान लेंगे तो भी आप अनशन खत्म नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? अभी ये बात मैं 100% प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप मुद्दे भी हमने सारी बातें मांग ली तो भी आप जो है वो अनशन खत्म नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले हमको ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं, ऐसी संभावना है कि आप 3 दिन के बाद भी अनशन जारी रखेंगे, पूरे देश में अराजकता अशांति का माहौल बन जाएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो ये जो फिक्सिंग की बात है ये पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठी है। ये मैंने इसलिए कहा कि जो है लास्ट फोन कॉल डिटेल सार्वजनिक हो जाएगी। कठिन शब्द बोल रहा हूं मैं, क्या कपिल सिब्बल ने आपकी पीठ में छुरा भोंका? लोग कहते हैं कि मध्यस्थ को, दूत और मध्यस्थ को बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। क्या उन्होंने उस धर्म का उल्लंघन किया? क्या उन्होंने उस धर्म का अवमानना की? आप ये आरोप लगाएंगे उन पर? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी साहब और मेरे मंत्रालय के लोग आपसे बात करेंगे। उनको हमने बात करने का पूरा मौका दिया, लेकिन उन्होंने देश को धोखा दिया। और इसलिए मैंने कहा पहले भ्रष्टाचार, फिर अत्याचार, फिर बलात्कार, और उसके बाद ये साबित कर दिया 4 तारीख की रात को ही कार्रवाई करके कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को नहीं खत्म करना चाहती, काला धन खत्म नहीं करना चाहती, और काला धन किसी और का नहीं, उन्हीं का है, इसको लाने भी नहीं चाहते। चलिए आगे हम पल चलेंगे। एक सवाल स्टूडियो से आगे, फिर वो प्रत्यक्षदर्शी जो उसको क्लैरिजेस पे मौजूद थे, रामलीला मैदान पर मौजूद थे, एयरपोर्ट पे मौजूद थे, जहां 4 मंत्री आपकी अगवानी करने गए थे। मेरे ख्याल से बराक ओबामा के लिए भी ऐसा नहीं हुआ था। स्वामी रामदेव जी, अब आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार आप पर आरोप लगा रही है। मैं यही जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता कि ये हो क्या रहा है। मैंने अपना जो था पूरा सच कह दिया है, और यदि मैं कहीं पर भी गलत था, ये मेरी मांगे गलत थी, तो मुझे उसी समय वो रोक देते, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं मानता हूं, आपकी बात मानता हूं, आपके तर्क को मानता हूं। स्टूडियो का सवाल बाबाराम जी, आपसे एक सीधा सवाल है मेरा ये कि जब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो 4 मंत्री आपको वहां लेने पहुंचे हुए थे, आपकी काफी लंबी बातचीत भी है, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि उस बातचीत में क्या निकला। आपने कभी खुल के बात नहीं की। पारदर्शिता की बात करते हैं, आप कभी पारदर्शी नहीं रहे। आप क्लैरिजेस में मीटिंग जा रहे थे, आपने कभी ये नहीं बताया कि अब कहां जा रहे हैं, कहां पे बैठेंगे। तो कई बार आप पहली एयरपोर्ट की मीटिंग और क्लैरिजेस की, मुझे तो उस होटल का नाम भी नहीं पता। मुझे तो उन्होंने बढ़िया 5 सितारा होटल है, मैं सच्ची बात, वहां पे भारतीय संस्कृति को बेचा जाता है, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, वहां पे ट्रक लगा हुआ है, ढाबा बना हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे तो पहली मीटिंग का भी नहीं पता था कहां होगी। उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट के पहले, मैं आपको सच बताता हूं, पहले ये कहा गया था कि शायद एयरपोर्ट के पास में कोई इनकम टैक्स का ऑफिस है। एयरपोर्ट के पास कस्टम्स का ऑफिस था, कस्टम्स के ऑफिस में आपको जाना था। कस्टम्स का ऑफिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे था, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हुई कि कस्टम्स के ऑफिस से पहुंचने से पहले आप उज्जैन से टेक ऑफ कर लिए, तब तक ये हुआ कि मैं आपको बता देता हूं सरकार क्या चाहती है। थोड़ा खुलासा मैं भी जनता के सामने कर दूं, आपको कस्टम्स के उस दफ्तर में ले जाना था, लेकिन उज्जैन से आप पहले उड़ लिए। उज्जैन से पहले उड़ने के कारण आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। जो 3 मंत्री आए थे उनको ये लगा कि वो 3 मंत्री आपको कस्टम्स के दफ्तर में ले जाएंगे, तब प्रणब मुखर्जी जी आएंगे, लेकिन मीडिया वहां इतनी तादाद में मौजूद था जिसकी सरकार ने कल्पना नहीं की थी, और उसके बाद जो है उनको सेरेमनियल लाउंज के अंदर मीटिंग करनी पड़ी। तो ये सरकार तर्क देती है मुझे। जब मैं पूछता हूं कि 4 मंत्री उन्होंने क्यों भेजे थे बाबा रामदेव? पहले दिन उन्होंने मेरे पास भेजे, मेरे साथ तो करीब मेरे पत्र, मैंने 4 मई को पत्र लिखा था 4 जून के कार्यक्रम के लिए, 1 महीने पहले, कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों के ऊपर ध्यान दें। उन्होंने शायद 7वें दिन मैंने उनको 1 सप्ताह का समय दिया था। जो भी मैंने समय दिया उसी समय के अंतराल में प्रणब मुखर्जी साहब का मेरे पास फोन आता है। पहले वो एनडी तिवारी साहब को फोन करते हैं, क्योंकि एनडी तिवारी साहब हमारे पास में बहुत पहले से आते रहे। एनडी तिवारी साहब ने कहा कि सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है। मैंने कहा बात करेंगे, हम तो तैयार है। और